नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत और उस सियासत के पीछे क्या कहानी है, क्या सवाल है और किन नेताओं की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आज हम उन्हीं दो नेताओं की बात करेंगे जिनकी पिछले 2 दिनों से करते आ रहे, शुरुआत सिर्फ उनसे करेंगे, नरेश मीणा और सचिन पायलट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज 2 नए नेता हैं, दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल। सियासत में तो ये बहुत पुराने हैं, लेकिन हमारी चर्चा में ये नए नेता है। दरअसल इन दोनों के बीच रार शुरू हो गई है, जुबानी जंग सोशल मीडिया पर इन दोनों ही नेताओं के बीच देखने को मिल रही है और ये जंग अब अपने पीक पर पहुंच गई है। उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के ज़रिए समझ लेते हैं कि असल में इन तस्वीरों के पीछे क्या कहानी है। उसके बाद चर्चा करेंगे पुष्कर सर से और आज अम्बेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए, तस्वीर में बेनीवाल वर्सेस मदेरणा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जुबानी जंग दोनों ही नेताओं के बीच चल रही है, इसीलिए तस्वीर में इन दोनों को रखा गया है। सचिन पायलट और नरेश मीणा के पीछे हम आपको पिछले 2 दिन से यही चर्चा चल रही है। आज नरेश मीणा को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। पिछले 2 दिन से हम लगातार इस बात की अपने इस शो में भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर वो नरेश मीणा जब बागी होकर कांग्रेस से चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और उन्होंने अपना नामांकन भी वापस नहीं लिया है, तो फिर क्या वजह है उनको निलंबित ना करने की। खैर, आज प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस से। इसके अलावा आपको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो चाहे नरेश मीणा का बागी हो ना हो या फिर दिव्या मदेरणा का हनुमान बेनीवाल पर हावी होना हो, ये दोनों ही मामलों में जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले शुरुआत नरेश मीणा से कर लेते हैं, उसके बाद दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल पर आएंगे और छोटी सी शुरुआत करते हैं, फिर पहले सवाल ले लेंगे अपने, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने नरेश मीणा के लिए बात करी है तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। कोई भी पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, वो अगर आप बागी हो गए हो, आप कितनी भी सचिन पायलट की अब तारीफ कीजिए, कितना भी आप ये कहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर आप आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, तो अब आप पर ये कार्रवाई संभावित थी और हम लोग बात कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है देर कर दी, बिल्कुल मुझे लग रहा है देर कर दी जी। और लेकिन जो नुकसान पहुंचेगा आखिरी में क्या रिजल्ट रहता है ये 23 को मालूम पड़ेगा। लेकिन चलिए, 13 तारीख को वोटिंग है, 11 तक प्रचार है। देर आए दुरुस्त आए। 10 तारीख को सचिन पायलट की भी देवली उनियारा आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि वो आ सकते हैं और देवली उनियारा में भी केसी मीणा के लिए वहां पर प्रचार करेंगे। खैर, अब अपने सवालों पर आ जाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को अम्बेश सर के साथ भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो इस चर्चा में बना है वो है हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा को लेकर कि हनुमान बेनीवाल दिव्या मदेरणा को आखिर बीजेपी का एजेंट क्यों बताने पर तुले हुए हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दोनों की सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट दिव्या मदेरणा ने किया है जिस पर यह सवाल रखा गया है। खैर, दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या दिव्या मदेरणा पर आरोप लगाकर सचिन पायलट पर हमला कर रहे हैं बेनीवाल। देखिए, कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा सचिन पायलट गुट की मानी जाती है और गहलोत के हमेशा वो खिलाफत में ही नजर आई है, हालांकि कुछ अगर मामलों को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा तीसरा सवाल, हनुमान बेनीवाल को पायलट की वजह से खींवसर में क्या कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई थी, तब आपने अशोक गहलोत के साथ हनुमान बेनीवाल की तस्वीरें देखी होगी। डोटासरा के साथ भी नजर आए थे, लेकिन सचिन पायलट के साथ वो नजर नहीं आए थे। तो क्या दिव्या मदेरणा के सहारे वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर वार कर रहे हैं। खैर, चौथा सवाल, क्या उपचुनाव के बाद कांग्रेस में मचेगा घमासान। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उपचुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला कांग्रेस में हो सकता है, कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर खासकर ये उम्मीदें जताई जा रही है। तो सर, इन सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, इस पे एक बात आप समझ लीजिए, इस समय हनुमान बेनीवाल अपने सबसे कठिन चुनाव, और मैं मानता हूं चुनाव कोई भी हो, अगर आप उसको लड़ रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, तो फिर वो
आपके लिए इज्जत का है। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने इसको अपनी नाक की लड़ाई बना ली ख्यूसर में, आप देख रहे हैं बीजेपी उनको छोड़ नहीं रही है। कांग्रेस ख्यूसर में जीती भले ना हो, लेकिन आप देखेंगे 19 और 23 के बीच में जो फासला है जीत का, अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का देखा जाए तो बहुत कम है। खुद हनुमान बेनीवाल बिल्कुल लड़ते गिरते 2000-2500 वोटों से आप जीत के आए हैं, और अब इसीलिए उन्होंने पार्टी में किसी तरीके कोई विद्रोह ना हो कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़वा रहे हैं। और जो एक उनका स्टाइल है, जो मैं मानता हूं जब कोई छोटे छोटे पॉकेट्स का नेता बनता है या वो करता है तो उससे ये लगता है कि वो अपने समाज के लिए बन पाए। आप देखिए जहां वो बोल रहे हैं जी, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है वो छोटी छोटी सभाएं करते हैं अपने, ज्यादातर जब गठबंधन नहीं हुआ तो वो कैसे बोल रहे थे, अभी अम्बेश आपके साथ जुड़ेंगे कि वो पहले तो कांग्रेस को गाली देते हैं, 8 अक्टूबर को जब नतीजे आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों हार गए, क्या हुआ, कांग्रेस के लिए शिक्षा, फिर कहते हैं मुझे तो जीतना है तो कांग्रेस का साथ चाहिए, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं मिला। अब उन्होंने दिव्या मदेरणा को चुना। दिव्या मदेरणा का चुनने का मतलब है कि राजनीति को वहां लेके गए हैं जो पास्ट भी दिखाएगा और प्रेजेंट भी। जी, दिव्या मदेरणा, महिपाल मदेरणा, परशुराम मदेरणा, आप 98 पहुंच जाइए जी, जब अशोक गहलोत अध्यक्ष हुआ करते थे और कैसे एक लाइन का संदेश आया कि आला कमान ने तय किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, मदेरणा नहीं रहेगा, वही टीस वो निकाल रहे हैं जी। और जो आप सोशल मीडिया पे लड़ाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो मैं क्या कूद जाऊं मर जाऊं जी, वो वहां पे हिट कर रहे थे। ये बिलो द बेल्ट होता है, और मुझे लग रहा है ये हनुमान बेनीवाल का ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो आप संयमित भाषा का इस्तेमाल करें ना जी, बिल्कुल, किसी का गलत किसी का सही एक परसेप्शन होता है और समय काल के साथ देखा जाता है, बिल्कुल। दिव्या मदेरणा में उसमें क्या था, अब आप क्यों फिर वो दिव्या मदेरणा वही थी, आप बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, बताइए ना कि बीजेपी को कैसे जिता रहे हैं। वो कह रहे, अब उन्होंने भी कहा चार अपनी पत्नी को, लुगाई को राजस्थानी भाषा में कहें जिताने के लिए 4-4 बजे सुबह उठ के जा रहे हैं। बिल्कुल तो, ये मैं आपकी बात रोक कर कहूँगा कि एक बार सोशल मीडिया पर क्या लड़ाई और कहाँ से शुरू हुई है वो ले लेते हैं, और फिर अम्बेश जी इनकी पुरानी कहानी क्या है, कहाँ से मदेरणा परिवार की लड़ाई चली आ रही, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जो निशाना साधा उसमें उन्होंने सीडी का भी जिक्र किया है कि 50-50, 60-60 मिनट, बच्चे आज भी वो सीडी देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भवरी कांड को लेकर भी बीच में जी। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ जी कि हनुमान बेनीवाल जीत के लिए छटपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनका कैरियर ख्यूसर, जहां से आप विधानसभा जीत के आते हैं, लोकसभा आप जीत के आए, अगली बार कौन साथ देगा कौन नहीं देगा, 29 में चुनाव है, लोकसभा आपके पास से चली गई, आप अकेले खुद रह गए, अब आप जाए बीजेपी के पास जोड़िए, या आप पास बार्गेनिंग पावर खत्म। बिल्कुल, तो ये लड़ाई भी तभी लेकर शुरू हुई 2 नवंबर को हनुमान बेनीवाल को लेकर। दिव्या मदेरणा ने पहले निशाना साधा था कि हालत इतनी टाइट हो गई है, जो हम पर तंज कसते थे कि आज 4-4 बजे जाकर पैर पकड़ रहे। इसके पहले भी एक हनुमान बेनीवाल का वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने अपने बयान में उनको लेकर, दिव्या मदेरणा को लेकर निशाना साधा था, लेकिन इस बार जो दिव्या मदेरणा पर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधा है वो बहुत ज्यादा तल्ख है, बिलो द बेल्ट जी, बहुत ज्यादा तल्ख है, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। खैर, इस पर इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया जिसका हमने जिक्र किया। और देखिए दोनों लोग अपने समाज को बिल्कुल कह रहे हैं, उसमें दिव्या मदेरणा के उसमें कहीं पे ये नहीं आया कि वो ये कह रही हो सॉरी कि मैं कांग्रेस पार्टी का लेने देना है या सचिन पायलट या अशोक गहलोत, नहीं, उन्होंने कहा मैं आपकी बेटी हूँ। क्या बिल्कुल, जहां पे वो ये तो इंडिविजुअल लड़ाई चल रही है ना, ये इंडिविजुअल, इसका पार्टी से कोई लेना है। और मुझे लगता है ना तो ओसिया में चुनाव है, बिल्कुल, ना दिव्या मदेरणा का कोई स्टेक पे लगा है,
कांग्रेस पार्टी में उनकी इस समय अपनी पहुंच है, जम्मू कश्मीर में वो स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थी, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में है, पार्टी जैसा कर रही उसमें तो उनको जगह है ना। वो सोचे कि अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीतती, दिव्या मदेरणा से ज्यादा उनको मेहनत शायद चुनाव जिताने के लिए अपनी पत्नी। चलिए खैर, इस पे अम्बेश श्रीवास्तव जी की भी एक टिप्पणी ले लेते हैं कि आखिर ये दिव्या मदेरणा को लेकर, अम्बेश जी आप चर्चा सुन ही रहे थे, दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जो सोशल मीडिया पर बड़ी तीखी जुबानी जंग चल रही है अगर कहेंगे, तो इसके पीछे आपसे मेरी बात भी हो रही थी तो आप कहानी बता रहे थे, तो एक बार ज़रा वो बताएं कि असल वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने भंवरी कांड का भी सीडी का नाम लेकर जिक्र किया है। देखिए, हनुमान बेनीवाल का जो ये अभी उन्होंने कहा कि कुएं में डूब जाए वगैरह वगैरह, ये पहली बार नहीं, वो तो व्यक्तिगत स्तर पर दिव्या मदेरणा की शादी तक भी कटाक्ष कर चुके हैं जी। व्यक्तिगत जीवन पर भी कहा जाए तो कटाक्ष कर चुके हैं। ये हनुमान बेनीवाल की राजनीति है, ये उनका राजनीति का स्तर है कि वो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी इस तरीके से कटाक्ष करते हैं। पता नहीं वो किस तरीके, और उनके समर्थक उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, भगवान जाने। हनुमान बेनीवाल, देखिए, चाहे वो वसुंधरा राजे रही हो, चाहे वो अशोक गहलोत रहे हो, इन दोनों नेताओं को वो जी भर भर कर गरियाते रहे। वसुंधरा राजे के साथ तो कभी खैर उन्होंने मंच साझा नहीं किया, ये उनका मतलब, वो भले ही मंच से चिल्लाए कि मैंने वसुंधरा राजे के साथ मंच साझा नहीं किया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने आपके साथ आना पसंद नहीं किया। अशोक गहलोत को भी तो आप उसी कैटेगरी में रखते थे जहां आपने वसुंधरा राजे को रखा था, कि मतलब उनको आपने भूत और भूतनी तक कहा, उनको बोतल में बंद करने तक की बात कही, लेकिन उसी वर्तमान सीएम के साथ आप मंच पे बैठे ना, तब अशोक गहलोत के सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए थे। तब अशोक गहलोत भ्रष्टाचारी नहीं थे जब आप उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। तो ये अशोक गहलोत ये हनुमान बेनीवाल का अपना राजनीतिक करने का एक स्तर है कि वो किसी भी नेता को किसी भी स्तर तक गिराने का प्रयास करते हैं अपने तरीके से। और वो पहले उन्होंने कहा जब 2018 में कि ना मैं बीजेपी के साथ समझौता करूंगा ना कांग्रेस के साथ समझौता करूंगा, लेकिन 2019 में वो बीजेपी के साथ समझौता करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। 2023 में वो कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। और इससे पहले देखिए, इससे पहले आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब आप ज्योति मिर्जा से हारे थे, इन्हीं ज्योति मिर्जा ने आपको हराया था। तो आप ज्योति मिर्जा भी कह सकते हैं ना, ज्योति मिर्जा ने कहा भी कई बार कि भाई आप में हिम्मत है तो आप अकेले चुनाव लड़िए ना, एक बार आप बीजेपी के साथ आके मुझे हराए, एक बार आप कांग्रेस के साथ आके मुझे हराए, अकेले चुनाव लड़िए ना। तो आप बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं, आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करते हैं। आप दिव्या मदेरणा पे आपने कटाक्ष किया कि कुएं में डूब जाए, उनका कोई, उनके बाप के साथ क्या हुआ, उनके दादा के साथ क्या हुआ, फिर वही भाई राजनीति है, जैसे आप राजनीति कर रहे हो दिव्या मदेरणा भी राजनीति कर रही है। कम से कम दिव्या मदेरणा साथ में खड़ी है, वो सचिन पायलट का पक्ष देती। देखिए, अब जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं भाई क्यों डूब जाए, परशुराम मदेरणा ने स्वीकार किया कांग्रेस आला कमान का आदेश कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने स्वीकार किया और मुख्यमंत्री बन गए, बाकी 5 साल आराम से शासन चला। परशुराम मदेरणा ने तो नहीं बगावत करी, ठीक है। उसके बाद अब उनका दूसरा कटाक्ष आता है भावरी देवी कांड पर। भावरी देवी कांड पर जो भी हुआ कानूनन हुआ भाई। अब अगर कानून कह रहा है कि कोई आदमी दोषी है तो अशोक गहलोत क्या करते, दोषी होने के बाद भी उसको अपने मंत्रिमंडल में रखते, तभी यही हनुमान बेनीवाल कहते अरे दोषी को अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। जब किसी मंत्री को सजा हो गई है तो फिर या वो आरोप लगे हैं तो उसको हटाना मुख्यमंत्री का काम है, जो अशोक गहलोत ने किया। तो अशोक गहलोत की व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी थी, जो कानूनन कार्रवाई बनती थी वो करी। हनुमान बेनीवाल अपने, वो एक पुष्कर सर एक लाइन कहते हैं, चर्चा पर्चा खर्चा। हनुमान बेनीवाल अब खुद तो कुछ कहने के लिए है नहीं उनके पास, तो वो एक एक नेता को टारगेट पर रखकर खुद को लाइमलाइट में लाने का प्रयास करते हैं, मुझे जो लगता है। ठीक, अम्बेश जी, लेकिन सहमत होंगे कि वो जी अम्बेश जी, लेकिन इसके साथ एक और खबर ये है कि देखिए पिछले 2 दिन से चर्चा हम नरेश मीणा और सचिन पायलट की भी कर रहे थे, तो आज सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का वो लेटर भी सामने आया और उसमें सबको सीसी भी किया गया है। तो नरेश मीणा को लेकर क्या आपको सच में लगता है कांग्रेस का वो सच में खेल बिगाड़ रहे, जिस तरह राजकुमार रोत का भी कल बयान सामने आया था कि प्रचार करने आएंगे वो?
देखिए नरेश मीणा नुकसान तो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में जब वो छबड़ा से लड़े तो कितने वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले और हार जीत का अंतर 5,000 का था, लेकिन नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहकर 40,000 से ज्यादा वोट हासिल कर ले गए। तो उन्होंने अपनी एक उपस्थिति जो है वो छबड़ा चुनाव में दिखा दी थी कि भाई मैं कितना लोकप्रिय हूँ। ठीक है, तो अब रही बात देवली उनियारा में, तो देवली उनियारा में जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं कांग्रेस के 2 सांसदों पर, मौजूदा सांसदों पर, कि भाई उन्होंने मेरा टिकट कटवाया। तो अब वाकई में जो आदमी लगातार काम कर रहा है, उसने आपसे टिकट मांगा। अब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा था कि 28 की तैयारी करो। भाई उन्होंने तो 24 में भी टिकट मांगा था, तब भी आपने बैठा दिया था। तो एक नेता राजनीति करने आया है तो घर में बैठ के थोड़ी राजनीति करेगा। अगर उसको आप स्पष्ट कर दो कि हाँ भाई आप नहीं इस काबिल हो, हम नहीं दे सकते, या फिर आप देख लेते हैं ना 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, किसकी कितनी हैसियत है पता लग जाएगी। और इसमें जो आपने एक सवाल किया था पुष्कर सर से कि गोविंद सिंह डोटासरा या कांग्रेस में क्या होगा नतीजों के बाद, तो देखिए ये नतीजे या उनका भविष्य तय होगा गोविंद सिंह डोटासरा का। देखिए उनके गोविंद सिंह डोटासरा के पास एक प्लस पॉइंट ये था कि विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिली विपक्ष में रहते हुए, नहीं तो पिछली बार तो 21 पर सिमट गए थे। तो उसका एक बेनिफिट उनको विधानसभा चुनाव में मिला कि भाई पहला कोई अध्यक्ष है 10 सालों में 20 सालों में जिसको 50 से ज्यादा सीटें वो दिला पाए अपनी विपक्ष में रहते हुए, नहीं तो सब कांग्रेस जो है 50 से नीचे ही गई है। दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज समय की कमी है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ज़रूर आपसे कल फिर इस शो में आप दिखाई देंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल पुष्कर सर के पास में वापस आता हूँ। पुष्कर सर, देखिए अभी अम्बेश जी भी कह रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा का भविष्य कहीं ना कहीं इन उपचुनावों में तय होने वाला है या होगा। देखिए कांग्रेस में कई चीजें कम से कम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ा लिंगाराव चले जाते हैं। फिर वो आएगा डोटासरा कैसे अध्यक्ष बने, किसको हटा के बने, और कम से कम अब जो राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होगा वो किसकी सहमति से होगा। ये देखिए समय काल है, सब बदल रहा है, और किसका ज्यादा चलेगा। तो मुझे लगता है डोटासरा शायद एक्सटेंशन अभी ले लेंगे, अभी पार्टी इतनी जल्दी उनको बदल कर नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर जिस तरीके से अम्बेश का विश्लेषण था कि हो सकता है 1-2 सीटों पर असर डाल दें, मतलब कांग्रेस की कम हो जाए, बिल्कुल, तब डोटासरा पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। मदन राठौड़ ने कही दिया खुल के कि डोटासरा कम उपचुनाव के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो राजनीति में जब विपक्ष आपको पहले कुछ कहने लगे ना, तो आप और समझिए आप मजबूत ग्राउंड पे हैं। बिल्कुल सही। आज मदन राठौड़ तो पहले ही कह चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज ही प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने भी गोविंद सिंह डोटासरा को तंज कसा है। लेकिन अब क्या चुनाव के नतीजे होंगे ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, किस नेता का क्या भविष्य होगा। और इस उपचुनाव के बाद कांग्रेस हो या फिर आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी या फिर राजकुमार रोत की पार्टी, क्योंकि वो भी अपने गढ़ में काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, के लिए भी चुनौतियां हैं। अखिल ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई स्मूथ राइड पे जा रही है। हाँ, बीजेपी का कुछ लेकिन दांव पे नहीं लगा है, यही बीजेपी के पास बेनिफिट है सलम्बुर को छोड़कर। मगर वहां लेकिन वहां भी परेशानी है, खुद अर्जुन राम मेघवाल मान रहे इस बात को। वही मैं आपको, फंसा हुआ चुनाव है। नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन 13 को जनता तय कर देगी उसने क्या किया है। चलिए खैर, 23 नवंबर के बाद पता चलेगा किस पार्टी में किस नेता की किस्मत चमकेगी और किस नेता की किस्मत पर ग्रहण लग सकता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, समय की कमी होने की वजह से आज हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कल एक नए मुद्दे के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे इसी शो में, इसी चैनल पर। शुक्रिया।